नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं INDIA गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर से, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि INDIA के दलों का गठबंधन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह बयान देकर आग में घी डाल दिया कि सपा को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां उसका जनाधार नहीं है। इस पर अखिलेश यादव बिफर गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर हमें यह पता होता कि यह गठबंधन नहीं करेंगे तो हम अपने नेताओं को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पास सीटों के बंटवारों को लेकर बातचीत करने के लिए नहीं भेजते। ये लड़ाई केवल मध्य प्रदेश तक ही नहीं रुकेगी। अखिलेश यादव ने यह भी चेतावनी दी है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन पर दोबारा विचार किया जाएगा। वहीं अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस यूपी में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर सचिन पायलट खेमे के नेताओं के टिकट करीब करीब फाइनल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि मैंने उनके एक भी समर्थक के टिकट पर आपत्ति नहीं जताई है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम सब एकजुट हैं, यही विरोधियों की तकलीफ का कारण है। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर गहलोत ने कहा कि जो भी उम्मीदवार होता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर कांग्रेस जीती तो क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इस सवाल पर गहलोत ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। उसने कहा साहब भगवान करे आप वहां पर मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए, जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं उनके पक्ष में। तो आप सोच रहे हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। 4.5 साल तो स्वार्थ के लिए लूटा और अब राजस्थान की चिंता नहीं करी, और अब जब खुद की चिंता आ गई है तो साथ साथ आने का दावा कर रहे हैं। इससे राजस्थान को कोई लाभ नहीं होने वाला। आपका समय, गहलोत साहब, आपका समय निकल गया। अब तो हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब कैसे होगा? 25 नवंबर को वो बटन दबाकर हिसाब होगा, जनता हिसाब करेगी। राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची अभी तक नहीं आई है। इसे कांग्रेस के भीतर गहलोत पायलट गुटों के बीच टिकटों को लेकर चल रही मारामारी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपसी खींचतान से इनकार किया है।
खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में करीब 100 नाम तय हो चुके हैं, लेकिन खींचतान के चलते ये सूची जारी नहीं हो पा रही है। गहलोत के करीबी मंत्रियों को लेकर संशय बना हुआ है। खासतौर से शांति धारीवाल और महेश जोशी को लेकर टिकट देने का विरोध हो रहा है। धर्मेंद्र राठौड़ का नाम भी इसमें लिया जा रहा है। पिछले साल पार्टी की बैठक के समय इन्होंने आलाकमान का विरोध किया था। धारीवाल ने तो यहां तक पूछ दिया था कि आलाकमान कौन है। अब खबर आ रही कि धारीवाल के नाम पर आलाकमान भड़क गया है। पार्टी के विरुद्ध काम करने वालों के नाम सूची में कैसे आए, यह आलाकमान ने पूछा है। कई मंत्रियों और मौजूदा विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। गहलोत सरकार को समर्थन देने वाले 13 निर्दलीय, 6 बसपा और अन्य विधायकों की उम्मीदवारी पर भी सवाल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली के बाद राजस्थान के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। और वहीं कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी दिक्कतें कम नहीं हैं। पार्टी ने अभी तक 41 उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें 7 सांसद भी हैं, लेकिन इनका जमकर विरोध किया जा रहा है। 12 सीटों पर बीजेपी को बगावत झेलनी पड़ रही है। वहां पर यह आरोप है कि वसुंधरा समर्थकों को टिकट बंटवारे में किनारे कर दिया गया। अगर एक एक करके बात करें तो सांचौर में सांसद देवजी पटेल का विरोध हो रहा है। यहां पर दानाराम चौधरी को टिकट देने की मांग है। देवजी पटेल को वहां पर काले झंडे तक दिखाए गए। किशनगढ़ की बात करें तो सांसद भागीरथ चौधरी वहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन टिकट के दावेदार विकास चौधरी वहां पर रो पड़े। तिजारा की बात करें तो सांसद बालकनाथ वहां पर उतारे गए हैं, लेकिन उनके सामने पूर्व विधायक मम्मन सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देवली उनियारा की बात करें तो विजय बैसला के विरोध में राजेंद्र गुर्जर सामने दिख रहे हैं। झोटवाड़ा में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा गया, लेकिन वहां पर उनके खिलाफ राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक मैदान में हैं। नागर की बात करें तो अनिता गुर्जर, जो कि वसुंधरा की समर्थक मानी जाती है, उनकी जगह जवाहर सिंह को टिकट दिया गया। विरोध में अनिता सिंह गुर्जर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर के झुंझुनू, कोटपुतली, लक्ष्मणगढ़, डूंगरपुर, विद्याधर नगर, बागीडोरा, ये तमाम सीटों पर बीजेपी को दिक्कत आ रही है। बागियों को मनाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संभागवार राज्य का दौरा कर रहे हैं। अभी तक 4 संभागों में वो जा चुके हैं और ये भी वहाँ से संकेत मिल रहे हैं कि मौजूदा विधायकों के टिकट बड़ी संख्या में काटे जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर और ज़्यादा बगावत भड़कने का खतरा भी बीजेपी के सामने है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रैली करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से कहा कि आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ नक्सल को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार है, तो दूसरी ओर नक्सल हिंसा कम करने वाली बीजेपी की केंद्र की सरकार है। एक ओर गरीबों के नाम पर घोटाले करने वाली सरकार है, तो दूसरी ओर विकास की योजना वाली सरकार है। अमित शाह ने कहा कि अगर यहां बीजेपी की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार ने कई घोटाले किए, लेकिन उनमें एक अनोखा गोबर घोटाला भी है। गृहमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर घोटाला करने वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है, और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना चाहिए। एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने आज से अपने हाईटेक रथों को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज इन रथों को रवाना किया। हर दिन हर विधानसभा क्षेत्र में इन हाईटेक रथों की सभाएं की जाएंगी। रोजाना करीब 2300 रथ सभाएं आयोजित होंगी। इन रथों के जरिए बीजेपी ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इन रथों में मोदी और शिवराज सरकार की उपलब्धियां और कांग्रेस की नाकामियों की
वीडियो फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान समेत बड़े नेताओं की रैलियां भी सीधा प्रसारण इन पर होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, पिछड़ा प्रदेश बनाया था, बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। हमारे प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका और तब से अब तक 1.25 साल छोड़ के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने भरोसा जताया है कि विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर बीजेपी को समर्थन देगी। पीएम मोदी ने चिट्ठी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का और उनकी उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने बीजेपी के शासन में मध्य प्रदेश में हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा है कि पिछले 20 वर्षों में यह प्रदेश बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकलकर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बना है। 2 दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश का विकास मॉडल आज पूरे देश के लिए गरीब कल्याण, महिला उत्थान और समग्र प्रोत्साहन का मॉडल बन गया है। मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिनों के तेलंगाना दौरे पर हैं। आज उन्होंने तेलंगाना के भूपलपल्ली में विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के समापन पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना की वकालत की। उन्होंने कहा कि यह देश के एक्सरे जैसी है, इससे यह भी पता चलेगा कि देश का धन किस तरह बांटा जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए उन पर मुकदमे डालती है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम को देखिए, आप एक चीज नोट करिए, ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करते हैं। देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाती है। इस तेलंगाना में पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड 243 करोड़ की नकदी की जब्ती हुई है। इसमें कैश, गोल्ड, कीमती धातुएं, शराब, मुफ्त बांटने के लिए ले जाई जा रही चीजें और ड्रग्स भी शामिल है। 9 दिनों में यह जब्ती 165 करोड़ थी, लेकिन एक ही दिन में इसमें 78 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। 2018 में पूरे 2 महीनों में जब तक चुनाव आचार संहिता लागू रही, कुल 128 करोड़ की ही जब्ती हुई थी। उस समय पूरे देश में यह सबसे बड़ी जब्ती थी, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 24 घंटों में 78 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं तेलंगाना में। और अगर आप देखें तो पिछले 10 दिन से 243 करोड़ रुपए तेलंगाना की गवर्नमेंट ने सीज किया है। बड़े एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, रेलवेज, कमर्शियल टैक्सेस, इन सब को मिलाकर अगर आप देखें तो उसमें कैश भी है करीब 90 करोड़ रुपए। इसके अलावा 120 करोड़ रुपए सोना, चांदी जैसे प्रेशियस आइटम्स हैं। इसके अलावा लिकर है और गांजा भी है, और जो फ्रीबीज हम कहते हैं, जैसे कि फैंस हो गए या फिर साड़ियाँ या फिर कुछ और आइटम्स जो बांटने के लिए, प्रेशर कुकर जैसे आइटम्स जो बरामद किए गए हैं, उनकी वैल्यू करीब 20 करोड़ रुपए है। अगर आप 2018 के विधानसभा चुनाव से कंपेयर करेंगे तो उसका ऑलमोस्ट अभी ये दुगना हो गया है, क्योंकि तब 2018 में 2 महीने की मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट थी और उस दौरान 128 करोड़ रुपए तब जब्त हुए थे, और उसको भी भारत के राज्यों में सबसे बड़ा रकम बताया जा रहा था। बाकी राज्यों से अगर आप कंपेयर करें तो तेलंगाना में इलेक्शन का खर्चा ज़्यादा ही रहा है। न सिर्फ 2018 में बल्कि 2014 में भी सिर्फ 78 करोड़ रुपीस तब खर्चे गए थे। और
अगर आप देखें तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद कहा जा रहा था कि ब्लैक मनी कम हो जाएगा, और फिर पैंडमिक के दौरान भी समझा जा रहा था कि जो कैश में लोगों के पास जो फ्लो है वो कम हो गया है। लेकिन अब चुनाव में ऐसी स्पेंडिंग से यही लग रहा है कि ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में अभी घूम रहा है। लेकिन क्लियर तौर से नहीं ये कहा नहीं जा सकता कि ये पैसे इस पार्टी के हैं या उस पार्टी के हैं, क्योंकि बहुत सारा मनी शायद पब्लिक का ही पैसा है या पब्लिक के पैसे के रूप में ही अब तक दिखाया जा रहा है। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।